दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनीबस। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है द चुका मैन ईटर। अब चुका, जिसने की लद्या वैली के आदमखोर बाघ को अपना नाम दिया। अब चुका एक छोटे से गांव का नाम है जो कि शारदा नदी के दाहिने किनारे पर है। कुछ इतना छोटा कि 10-12 ही खेत होंगे, और ये उस जगह पे बना है जहां पर शारदा नदी लद्या नदी से मिलती है। गांव के उत्तर पश्चिम किनारे से एक रास्ता चलता है 1/4 मील की दूरी तक। एक फायर लाइन है, उसके साथ साथ चलता है, लेकिन फिर अलग ही रास्ते में मुड़ जाता है। अब जहां से मुड़ता है, एक रास्ता रिज के ऊपर ऊपर जाता है ठाक गांव की तरफ, और दूसरा जाता है कोट किंदरी गांव की तरफ। अभी जो कोट किंदरी गांव है, इस गांव के मालिक चुका गांव के लोग ही हैं। अब ये जो बाद वाला रास्ता है, इसमें एक आदमी अपने 2 बैल लेके जा रहा था। ये बात है 1936 की। अब जब वो चुका पहुंचा, तभी अचानक वो जो फायर ट्रैक था, यानी कि फायर लाइन, वहां से एक टाइगर प्रकट हो गया। अब उस आदमी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वो कर दिखाया जो शायद दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता। वो आदमी टाइगर और बैलों के बीच में आ गया, अपनी छड़ी जोर जोर से लहराने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो टाइगर को भी उसी तरीके से हाँक रहा था जैसे वो बैलों को हाँकता था। बैलों को मौका मिल गया था और वो गांव की तरफ भागे। जब टाइगर ने देखा कि उसके शिकार वो बैल उसके हाथ से निकल गए हैं, और उसका कारण है ये आदमी। अब जब आदमी ने देखा कि टाइगर खतरनाक मूड में आ चुका है, हमला करने वाला है, तो उसका अदम्य साहस कम साहस में परिवर्तित हो गया। यानी उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और वो पलटकर भागने लगा। और जब टाइगर ने देखा कि वो व्यक्ति जो उसे डरा रहा था अब खुद डर कर भाग रहा है, तो टाइगर का साहस वापस आ गया। टाइगर ने एक छलांग लगाई और उस आदमी के ऊपर कूदा। अब उस आदमी के कंधे पर अच्छा खासा भारी हल था, और उसकी पीठ पर था वो सामान जो कि वो खरीद के ला रहा था अपने घर के लिए। अब जब टाइगर उसके ऊपर कूदा, तो उसके पंजे हल के ऊपर गड़े और उसके दांत गड़े उस राशन के ऊपर जो उस आदमी की पीठ पर था। आदमी ने झटका दिया और उसका बोझ, वो हल, वो बोरी जो उसकी पीठ पे थी, और उसके साथ साथ टाइगर, तीनों पीछे गिरे। आदमी को मौका मिल गया और वो चिल्लाता हुआ गांव की तरफ भागा। टाइगर ने नीचे गिर के देखा कि मेरे हाथ तो सिर्फ राशन ही लगा है। जब वो आदमी अपने गांव पहुंचा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाया, तब देखा गया कि उसकी एक बाह में टाइगर का नाखून गड़ गया था और उसने बाह को चीर दिया था। अब ये जो घाव था, कंधे से लेके कलाई तक पूरा घाव था, काफी गहरा था। अब कुछ हफ्तों के बाद की बात है। 2 आदमी टनकपुर के मार्केट से लौट रहे थे। एक खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे थे। वो चढ़ाई जो कि जाती थी कोट किंदरी की तरफ। तभी उनसे 50 गज की दूरी पर आगे से एक टाइगर ने रास्ता क्रॉस किया। अब वो आदमी वहीं रुक गए। काफी देर तक इंतजार करते रहे कि टाइगर अपने रास्ते पर चला जाए, और जब उन्हें लगा कि टाइगर चला गया होगा, तो वो सावधानी के साथ चिल्लाते हुए वहां से निकलने लगे। लेकिन टाइगर वहां से गया नहीं था। वो घात लगा के इंतजार कर रहा था, लेकिन टाइगर दूर नहीं गया था। जैसे ही आगे चलने वाला व्यक्ति उसके सामने आया, टाइगर उसके ऊपर कूद गया। अब वो आदमी एक बोरी कैरी कर रहा था जिसके अंदर था गुड़, और उस बोरी का आधा हिस्सा उस आदमी के सर के पास था, आधा पीठ पर था। अब जब टाइगर ऊपर कूदा,
तो उसके दांत गड़ गए उस गुड़ की बोरी में, और उस बोरी को लेकर वो पहाड़ी के नीचे चला गया। उस आदमी को जरा भी चोट नहीं लगी। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि दोनों बार जो टाइगर के हाथ चीजें लगी, पहली बार राशन, दूसरी बार गुड़, उसका टाइगर ने क्या किया। लेकिन मेरा यह मानना है कि टाइगर ने अपने आप से बोला होगा कि क्या टाइगर बनेगा रे तू। लेकिन टाइगर के हाथ जो चीजें लगी थी, उन चीजों से टाइगर संतुष्ट था नहीं। तो उसने भी डिसाइड कर लिया था कि आगे से उस व्यक्ति पर ही हमला करूंगा जिसकी पीठ पर कोई सामान नहीं होगा, नहीं तो ये लोग मुझे गोली दे के चले जाते। अब ठाक गांव, जो कि करीब 3000 फीट ऊपर है चुका गांव से, वहां पर एक पहाड़ी गांव के हिसाब से आबादी काफी ज्यादा है। अब गोरखाओं के आने के पहले जो कुमाऊं के राजा थे, चंद राजा, उन्होंने जो आजकल के ठाक गांव के निवासी हैं, उनके पूर्वजों को यहां की जमीन गिफ्ट में दी थी और उन्हें अपॉइंट किया था पूर्णागिरि मंदिर के पुजारी के रूप में। अब क्योंकि यहाँ की जमीन भी उपजाऊ थी और पूर्णागिरि मंदिर से जो चढ़ावा आता था, उसकी वजह से यहाँ के लोग संपन्न थे, उनके पास अच्छे मकान थे, बहुत सारे पशु भी थे। अब जून 1937 के दिन सुबह सुबह 7 आदमी और 2 बच्चे गांव के पशुओं को चराने के लिए गए थे। ठाक गांव के पश्चिम दिशा की तरफ मात्र 200 गज की दूरी पर पशु चर रहे थे। अब सुबह 10 बजे देखा गया कि कुछ पशु मैदान से चरते चरते जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो एक 14 साल के लड़के को भेजा गया कि उन जानवरों को हाँक कर वापस ले आओ। 6 घंटे के बाद गांव के लोग जो कि सो रहे थे गर्मी की वजह से, उनकी नींद खुल गई, क्योंकि पास के जंगल से काकड़ की अलार्म कॉल आ रही थी। अब पशु अभी भी जंगल के अंदर थे, तो एक दूसरा लड़का जिसकी की उम्र 14 साल ही थी, उसे भेजा गया कि हाँक करके पशुओं को ले आओ। अब जैसे ही वो लड़का जंगल में घुस रहा था, पशुओं में भगदड़ मच गई और वहीं पर एक रवीन को जब पशु क्रॉस कर रहे थे, एक टाइगर उनके ऊपर उछला और एक गाय को पकड़ लिया। जब उस गाय को टाइगर ने मारा तो इस बात के चश्मदीद थे वो 7 आदमी। अब पशुओं के रंभाने की आवाज और 7 आदमियों के चिल्लाने की आवाज से गांव वालों का ध्यान भी इस तरफ गया, वो भी इसी तरफ भागे, काफी भीड़ जमा हो गई। अब एक महिला जो कि उस 14 साल के बच्चे की मां थी और जो विधवा थी, जब उसने देखा कि आदमी उसके बच्चे का नाम पुकार रहे हैं जंगल की तरफ, तो वो सीधे जंगल की तरफ भागी कि ये देखने के लिए कि कहीं उसके बच्चे पर कोई मुसीबत तो नहीं आई। तभी उस पहले बच्चे के माता पिता भी वहां आ गए और उन्होंने पूछा कि उनका बच्चा कहाँ है। तब उन 7 आदमियों को याद आया कि उन्होंने तो उस बच्चे को सुबह 10 बजे से देखा ही नहीं है। अब वो महिला जंगल की तरफ भागी थी, उसके पीछे पीछे गांव वाले भी गए थे और पहले बच्चे के माता पिता भी गए थे। एक जगह पर वो दूसरा बच्चा मरा पड़ा था, उसी जगह पर पड़ा था जहां टाइगर ने उसे मारा था। वहीं पास की एक झाड़ी में पहला बच्चा भी मरा हुआ पड़ा था और उसको टाइगर ने खाया भी था, और वहीं पर एक बछड़ा भी मरा हुआ पड़ा था। तो इस सारे घटनाक्रम को जो गांव वालों ने मुझे सुनाया, वो इस प्रकार से था कि शायद टाइगर जंगल में आराम से बैठा हुआ था या लेटा हुआ था और देख रहा था उन जानवरों को जो कि खुले मैदान में चर रहे थे। और जब एक बछड़ा जंगल में घुसा जिसे कि उन आदमियों ने देखा नहीं था, तो टाइगर ने उसे मार दिया। और जब तक कि टाइगर उसे खाता, उसके पहले ही वो पहला बच्चा वहां पर आ गया और टाइगर ने उसे मार दिया, वहीं झाड़ी में खींच लिया और कुछ खा भी लिया। उसके बाद टाइगर उन दोनों शिकार के पास, यानी कि बछड़ा और वो बच्चा, लेटा रहा शाम के 4 बजे तक। तभी 4 बजे के आसपास कोई काकड़ उस तरफ आया पानी पीने के लिए,
अब या तो उसने टाइगर को देख लिया या फिर सूंघ लिया और उसने की अलार्म कॉल। और तब उन सोते हुए आदमियों की नींद खुल गई। उन्हें मालूम चला कि उनके जानवर जंगल में चले गए हैं। तो उन्होंने उस दूसरे बच्चे को भेजा कि जानवरों को ले आओ। उस बच्चे का दुर्भाग्य कि वो सीधा उस जगह पर पहुंचा जहां पर टाइगर बैठा था, रखवाली कर रहा था अपने दोनों शिकार की। अब जब दूसरे बच्चे को टाइगर ने मारा तो जानवरों ने उसे देख लिया और वो बच्चे को बचाने के लिए टाइगर की तरफ भागे। गाय और भैंस अक्सर ऐसा करती हैं, वो टाइगर से ही भिड़ जाती हैं। और जब उन्होंने टाइगर को भगा दिया तो खुद उन जानवरों में भी भगदड़ मच गई। अब जब टाइगर ने यह देखा कि ये तो घनघोर बेइज्जती हो गई कि मुझे जानवरों ने भगा दिया, तो भागते हुए जानवरों के पीछे टाइगर भी भागा और जो पहला जानवर उसे पकड़ में आया उसे उसने जंगल के बाहर मैदान में मार दिया। और उसे मारते हुए उन 7 आदमियों ने देखा। और अगर वो जानवर दाहिने मुड़ के गांव की तरफ ना भाग गए होते तो पक्का टाइगर ने कुछ और जानवर मार दिए होते, क्योंकि वो बदले और अपमान की आग में झुलस रहा था। क्योंकि मैंने ऐसा किस्सा देखा है जब एक टाइगर बदले की भावना से पालतू जानवरों से लड़ रहा था और उसने 5 की 5 भैंसें मार दी थी। टाइगर ने एक पशु को मार दिया था और उसके बाद 4 पशु जो कि साहसी थे टाइगर से वापस लड़ने पहुंच गए थे, लेकिन टाइगर ने उनमें से एक को फिर मार दिया था। हालांकि टाइगर को भी इन भैंसों से लड़ाई में बहुत चोट लगी थी, क्योंकि टाइगर जब चल के गया था तो वहां बह रही थी खून की धारा। अब अगर चुका की बात करें तो यहां पर 2 इंसान और 2 जानवर टाइगर ने एक ही दिन में मार दिए थे। और नैनीताल और अल्मोड़ा जिले के प्रशासन में और जनता में हाहाकार मच गया था। अब पुरजोर कोशिश की जाने लगी इस टाइगर को मारने के लिए। कई बार जिले के अधिकारी रात रात भर मचान बनाकर बैठे रहे। टाइगर का कुछ बिगड़ा नहीं। हाँ, 2 मौकों पर उसे गोली जरूर लग गई, लेकिन वो गोली थी बकशॉट। वो इंसानों का शिकार करता रहा और उसने मार दिया एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को ठाक गांव में। अब ठाक गांव से 200 गज की दूरी पर एक गेहूं का खेत है। अब यहां पर गेहूं काट लिया गया था। गांव के 2 लड़के बचे हुए जो डंठल थे उनमें अपने पशु चरा रहे थे। अब सुरक्षा की दृष्टि से वो दोनों बच्चे जो कि थे अनाथ, खेत के बीचों बीच बैठे थे, यानी किनारे नहीं थे। गांव से दूसरी तरफ का हिस्सा, वहां पर कुछ झाड़ियां थीं और इन झाड़ियों से पहाड़ी काफी खड़ी चढ़ाई पर चढ़ जाती थी, करीब 1000 फीट तक। अब उस पहाड़ी के किसी भी कोने से अगर आप देखो तो वो 2 बच्चे जो कि खेत के बीचों बीच बैठे थे नजर आ जाते। अब दोपहर बाद एक गाय उस झाड़ी की तरफ जाने लगी। दोनों बच्चे सुरक्षा के हिसाब से साथ साथ चलते हुए उस गाय को हाँकने गए। अब बड़ा बच्चा आगे चल रहा था और जब वो झाड़ी के नजदीक पहुंचा, टाइगर जो कि झाड़ी में छिपके बैठा था कूदा और बड़े बच्चे को उठा के ले गया। अब छोटा बच्चा घबरा के सीधा गांव की तरफ भागा और जहां पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे उनके पैरों पर गिर गया। बच्चा रो रहा था। अब जब लोगों ने सांत्वना दी, बच्चा थोड़ा चुप हुआ तो उसने बताया कि उसके भाई को एक बड़ा लाल रंग का जानवर उठा के ले गया, क्योंकि वो पहला दिन था जब उस बच्चे ने टाइगर देखा था। आनन फानन में एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज की गई और गांव के बहादुर व्यक्ति बहादुरी दिखाते हुए उन खून के निशानों के पीछे पीछे करीब 1 मील तक अंदर गए जंगल में। वो जंगल, वो जगह जो कि थी सुअरगाद रवीन, जो कि गांव के पूर्व दिशा की तरफ था। अब क्योंकि रात हो चली थी तो वो सर्च पार्टी वापस लौट आई। अगले दिन आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा करके सुबह से ही उस सर्च पार्टी ने उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन जो उनके हाथ लगा
उसके लाल रंग की टोपी और उसके खून से सने हुए कपड़े। ये चुका मैन ईटर का आखिरी इंसानी शिकार था। अब अगर यहां पर साहस की बात करें तो उन लोगों को वो साहस कभी समझ नहीं आएगा जो लोग कभी मैन ईटर के साए में जिए नहीं हैं। एक मां जो अकेले ही जंगल की तरफ चली जाती है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। दो बच्चे जो अकेले ही पशु चरा रहे थे अपनी गाय को बचाने के लिए झाड़ी की तरफ चले जाते हैं। और वो बहादुर आदमी जिन्हें कि मालूम है कि टाइगर शिकार लेकर गया है और शिकार के खून के निशानों को देखते हुए 1 मील जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जो आदमी आदमखोर के साए में जिए हैं या जो टाइगर के नजदीक रहे हैं, वो उस महिला की भी तारीफ करेंगे जो अपने बच्चे को ढूंढने गई, उन दोनों बच्चों की भी तारीफ करेंगे जो खेत में पशु चरा रहे थे, झाड़ी के नजदीक गए, और उन बहादुर गांव वालों की भी तारीफ करेंगे जो कि उस बच्चे को जिसे टाइगर ले गया था ढूंढने गए थे। ये बहुत ही ज्यादा बहादुरी का काम है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब चुका मैन ईटर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा था और जब आइबर्टसन डेप्यूटी कमिश्नर बने नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल के, तो फिर हम लोगों ने उनकी फोर्स को ज्वाइन कर लिया इस मैन ईटर को खत्म करने के लिए। अप्रैल 1937 की अभी दोपहर शुरू ही हुई थी और दिन काफी गर्म था। आइबर्टसन, उनकी वाइफ जीन और मैं एक मोटर बस में चढ़े बरमदेव से। नैनीताल से हम लोग सुबह सुबह निकले थे। हल्द्वानी और टनकपुर होते हुए जब हम लोग बूम पर पहुंचे तो दिन काफी गर्म था। सर से पांव तक धूल से हम लोग लद चुके थे और बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। पसीने वाली खुजली भी हो रही थी। अब हम लोग शारदा नदी के किनारे की रेत पर बैठे, एक कप चाय पी, तब हमारी आत्मा का पुनर्जागरण हुआ। अब नदी के किनारे किनारे हमने शॉर्टकट लिया तूली गाड़ की तरफ। हमने अपने टेंट एडवांस में ही भेज दिए थे, उन्हें तैयार कर दिया गया था। अब हमने टेंट में आराम किया और अगले दिन सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद हम लोग चल पड़े काला ढूंगा की तरफ। अब तूली गाड़ से काला ढूंगा की दूरी है 8 मील की। ये तब है जब आप शारदा नदी के गौड़ से होके जाओ। अगर आप पूर्णागिरी होके जाओगे तो दूरी है 14 माइल्स की। अब आइबर्टसन, उनकी पत्नी और मैं, हम लोग गए शारदा रिवर के गौड़ से होके और बाकी हमारे सर्वेंट्स सामान लेके गए पूर्णागिरी वाले रास्ते से। अब जो गॉर्ज है वो 4 मील लंबा है और कभी वहां पर ट्रामवे लाइन चलती थी। जेवी कोलियर ने चट्टानों में विस्फोट करके ये लाइन बनाई थी। यहां से बहुत सारी लकड़ी, मिलियन क्यूबिक फीट, नेपाल सरकार ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को गिफ्ट में दी थी। ये लकड़ी गिफ्ट में दी गई थी थैंक्स के रूप में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें मदद करने के एवज में लकड़ी दी गई थी। अब जो ट्रामवे लाइन थी वो लैंडस्लाइड और बाढ़ में बह गई थी और अब ये जगह बड़ी खतरनाक रॉक क्लाइंबिंग की जगह बन गई है। अगर आपका हाथ छूटा तो भी आपका साथी गया ठंडे ठंडे पानी में। हमने उस गॉर्ज को पार कर लिया बिना किसी दुर्घटना के और ऊपर जहां पर कॉलियर की ट्रामवे लाइन जंगल में घुसती थी उस जगह पर हमने 2 मछलियां भी पकड़ ली। अब संदेशा भेज दिया गया था पटवारियों और फॉरेस्ट गार्ड को कि हमसे आके मिलो काला डूंगा में। उनसे मिलने का उद्देश्य था कि वो हमें ताजा खबर लाके सुनाए आदमखोर बाघ के बारे में। अब जब हम फॉरेस्ट बंगलों में पहुंचे तो हमने देखा कि 4 आदमी पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने जो हमें खबर दी वो काफी उत्साहवर्धक थी। और वो खबर ये थी कि पिछले कई दिनों में किसी भी इंसान को बाघ ने मारा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइगर वहां पर नहीं है।
टाइगर वहां पर है। 3 दिन पहले ही ठाक गांव के पास में टाइगर ने एक बछड़े को मारा है। अब जो काला डूंगा है वो कोन शेप का एक प्रायद्वीप है, एक 4 मील लंबा और 1 मील चौड़ा, 3 तरफ से शारदा नदी से घिरा हुआ है। एक तरफ से एक पहाड़ी है जो कि 5,000 फीट ऊंची है। अब जो बंगला था वो 3 रूम का बंगला था और उसमें था एक वरांडा। अब बंगलों का वरांडा पूर्व दिशा की तरफ फेस करता था और बंगला बना हुआ था उस प्रायद्वीप के सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर। अब जो सुबह सुबह उस बंगले से सनराइज का व्यू आता था, हल्की हल्की मिस्ट यानी धुंध सी नजर आती थी, बड़ी ही सुंदर लगती थी। सामने की तरफ शारदा नदी की जो घाटी थी वहां से नजर आती थी नेपाल की पहाड़ियां। दोनों तरफ जो पहाड़ियां थीं उनमें घना जंगल था, नदी की वैली नजर आती थी और किनारे थी हरे रंग की एलिफेंट ग्रास। अब जहां तक निगाह जाती थी दूर दूर तक किसी भी इंसान का कोई घर या गांव नहीं था। और जो टाइगर की कॉल आती थी या फिर जानवरों की अलार्म कॉल आती थी उससे मालूम चलता था कि जंगल के अंदर जंगली जानवर प्रचुर मात्रा में है, यानी कि टाइगर को शिकार की कोई कमी नहीं। और यही वैली थी जहां से कॉलियर ने मिलियन क्यूबिक फीट लकड़ी निकाली थी। हमने अपना दिन गुजारा काला डूंगा में और जब हमारे आदमी चले गए चुका की तरफ ताकि वो हमारे टेंट पिच कर सके, तब तक हमने मछली मारने का आनंद उठाया। या अगर साफ शब्दों में बोलें तो आइबर्टसन लोगों ने मछली पकड़ी और मैं, जो कि मलेरिया से उठा था, रेत के किनारे बैठकर उन लोगों को मछली मारते हुए देख रहा था। आइबर्टसन मछली मारने में एक्सपर्ट थे। अब एक छोटी नदी जो कि नेपाल की तरफ से आती थी वो शारदा नदी को ज्वाइन करती थी यहीं पर, और यहां के आगे शारदा नदी चट्टानों पर बहती थी और उसके बाद एक बड़े से पूल में एंटर कर जाती थी। यहीं पर इब्बी यानी कि आइबर्टसन ने पहली मछली पकड़ी थी। करीब करीब 8 पाउंड की मछली थी। बहुत ही सावधानी पूर्वक उठाना पड़ा था। अब बहुत सारे मछली पकड़ने वालों को दूसरे लोगों को मछली मारते हुए देखने में आनंद आता है। ये जो सबसे बढ़िया आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं उनमें से एक है और मैं उन्हीं लोगों में से हूं जो खुद मछली मारने की जगह दूसरों को मछली मारते हुए देखना बहुत पसंद करते हैं। यहां पर मछली पकड़ते टाइम पैर जमाना बड़ा मुश्किल होता है और शारदा नदी का बहाव बहुत तेज है। अब जैसे ही आइबर्टसन ने पहली मछली पकड़ी, जीन जो कि आइबर्टसन की वाइफ थी थोड़ी दूरी पर थी। जीन ने भी एक मछली पकड़ी। जीन की दूरी थी 30 गज की। अब जीन को लगा कि मछली वापस पानी में ना चली जाए तो जीन थोड़ा पीछे की तरफ चलने लगी और ऐसा करने में जीन गिर पड़ी। अब जो नजर आ रहा था जीन का पैर और उसकी मछली मारने की रॉड। अब आप जनरली यही सोचोगे कि जीन को गिरता हुआ देख के अपने मलेरिया को भूल के मैं जीन को बचाने भागा हूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं किनारे बैठा रहा और बस हंसता ही रहा। जीन अपने आप खुद ही वापस खड़ी हो गई और फिर उसने मछली भी मारी। जीन की मछली थी 6 पाउंड की। इधर आइबर्टसन भी गिर गया। थोड़ी देर बाद वो खुद ही बाहर निकल आया। अब जो ये पूल था, अब इसके निचले हिस्से के आगे नदी दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाती है। अब वहां पर नेपाल की तरफ एक बहुत बड़ा सेमल का पेड़ है। अब इस सेमल के पेड़ के ऊपर ऊपरी शाखाओं पर ऑस्प्रे पक्षी के जोड़े ने, यानी कि कैकर पक्षी के जोड़े ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। अब ये पेड़ एक आदर्श घर था पक्षियों के लिए, इसलिए नहीं कि ये बहुत ही शानदार व्यू प्रोवाइड करता था और यहां से पक्षी अपने शिकार को देख सकते थे, बल्कि इसकी मोटी मोटी ब्रांचेज टेबल का काम करती थी और जब वो पक्षी अपने शिकार को पकड़ कर लाते थे तो डाइनिंग टेबल की तरह इस पर बैठ के खाते थे।
अब जो मॉनसून आया था उसने पुराने पेड़ को बहा दिया था और इन ऑस्प्रे पक्षियों ने एक शीशम के पेड़ पर अपना नया आशियाना बनाया था। इस पेड़ की दूरी नदी से 100 गज की थी। अब ये जो इलाका था ऑस्प्रे का फेवरेट था। फीमेल पेड़ पर बैठ के देख रही थी और जो मेल था आइबर्टसन के सिर के ऊपर मंडरा रहा था। लेकिन ऐसे मंडराते मंडराते जब वो थक गया और उसे लगा कि कुछ फायदा होने नहीं वाला, तो फिर वो कुछ चट्टानों की तरफ चला गया जो कि नदी में से निकली हुई थी। वो ऑस्प्रे अपने पंख समेटता, गोता लगाता, फिर ऊपर उड़ जाता। ऐसे करते करते उसकी मेहनत रंग लाई और उसे मिल गई एक मछली। लेकिन वो मछली उसकी उम्मीद से भारी थी। वो अपने भारी भरकम पंखों से यानी कि डैनों से उड़ने की कोशिश करता था, लेकिन बार बार पानी की तरफ ही आ जाता था। लेकिन उसकी मदद के लिए हवा आ गई और हवा के झोंके की सहायता से वो मछली को पानी से बाहर निकालने में कामयाब रहा। अब वो अपने घोंसले की तरफ जाता तो हवा उल्टी थी, तो वो एक चट्टान की तरफ चला गया। अब मैं उस ऑस्प्रे को देखने में बिजी था, तभी एक महिला जो कि नेपाल की साइड बैठकर अपने कपड़े धो रही थी एक्साइटमेंट में चिल्लाई, और उसके चिल्लाने की आवाज सुन के एक लड़का ऊंचाई पर प्रकट हुआ। वो भागता हुआ वहां पर आया जहां पर वो महिला बैठी थी। अब उसे उस महिला ने जो भी इंस्ट्रक्शंस देने थे वो दे दिए। वो तेजी से चट्टान की तरफ भागा। अब ऑस्प्रे ने मछली को उठाने की जहमत नहीं उठाई, खुद उड़ गया जब तक कि वो लड़का चट्टान पर पहुंचा। अब लड़के ने मछली उठाई और वो ऑस्प्रे उसके सिर के ऊपर मंडराता रहा और वो महिला देखती रही। अब उसके बाद ऑस्प्रे मेरी निगाहों से दूर चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे वही ऑस्प्रे दोबारा उड़ता हुआ दिखा। अब उड़ते उड़ते वो नीचे आता, फिर ऊपर उड़ता। इस बार उसे दूसरी मछली मिल गई थी जिसका कि नाम था कालाबास। लेकिन इस बार उसे देख लिया पलास फिश ईगल ने। वो उसका पीछा करने लगा। ऑस्प्रे ने भी देख लिया था कि ये मछली भी खतरे में ही है। अब काफी देर कोशिश करने के बाद ऑस्प्रे ने मछली छोड़ दी। पलाश फिश ईगल ने उसे हवा में ही लपक लिया। पलाश फिश ईगल का भी कुछ कौवे पीछा करने लगे और फिर मैंने देखा कई ईगल थे जो उसका पीछा कर रहे थे। फिर वो मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैं उनकी चेज को पूरा नहीं देख पाया। अब ऐसी इंटरेस्टिंग चेज मैंने एक बार और देखी थी। एक बार मैं 10 हाथियों के साथ शिकार पर जा रहा था घास में। उसमें 10 बंदूकधारी थे और 5 दर्शक थे। हम सभी काले तीतर का शिकार कर रहे थे। तभी एक बुश चैट को देखा। तभी उसे स्पैरो हॉक ने वही मार दिया। अब इस बुश चैट को उससे छीना रेड हेडेड मर्लिन ने, हनी बजार्ड ने, फिर पेरेग्राइन फाल्कन ने, जिसे वो छोटी सी चिड़िया खाने को मिली। अब अगर इस किताब को उन 10 बंदूकधारियों में से कोई भी पढ़ेगा तो उन्हें वो घटनाक्रम याद आ जाएगा जो कि हुआ था रुद्रपुर मैदान में। अब अगले दिन नाश्ता करने के बाद हम काला डूंगा से चुका की तरफ निकले। ये रास्ता आसान था, दूरी थी 5 मील की। आज का दिन आनंददायी था और हमेशा यादगार रहेगा। अब हमारे आदमखोर बाघ को मारने के अभियान में मदद करने के लिए और कोई और मानव हत्या ना हो जाए या इंसानी शिकार ना बन जाए, उस आदमखोर बाघ का उसे रोकने के लिए 6 भैंसों को हमारे आने के पहले ही कैंप में भेज दिया गया था। ये भैंसें टाइगर के लिए बेट के रूप में इस्तेमाल की जानी थी। अब जब हम वहां पर पहुंचे तो हमें बताया गया कि भैंसों को 3 दिन पहले से ही अलग अलग जगह पर बांधा जा रहा है और उनमें से कई के पास में टाइगर के पगमार्क मिले, लेकिन किसी भी भैंस को टाइगर ने मारा नहीं था। रोज सुबह हम भैंसों को चेक करने के लिए जाते थे, फिर दिन में टाइगर को ढूंढने की कोशिश करते थे और शाम को फिर से भैंसों को बांधने में आदमियों की मदद करते थे। 5वीं सुबह हमने देखा
कि जिस भैंस को हमने ठाक गांव के नजदीक में बांधा था जंगल की तरफ, वही जगह जहां पर दो बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी, उस भैंस को टाइगर ने ना सिर्फ मारा बल्कि खींच के भी ले गया। अब हमें उम्मीद थी कि टाइगर उस भैंस को घने जंगल की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन नहीं, टाइगर घने जंगल की तरफ नहीं गया था। वो उसे जो खुला मैदान था उसके दूसरी तरफ ले गया था। उस मैदान के दूसरी तरफ एक पथरीला टीला था। टाइगर ने यह चुना था अपना ठिकाना शिकार को रखने और खाने का, और ऐसा टाइगर ने इसलिए किया था कि वो उस मचान को अवॉइड करना चाहता था जिसके ऊपर बैठकर टाइगर के ऊपर फायर किया गया था और जहां से 2 बार टाइगर को घायल किया जा चुका था। अब जब वो भैंस को खींच के लेके जा रहा था, उसके सींग 2 चट्टानों के बीच में फंस गए। अब जब टाइगर ने देखा कि वो उन सींगों को निकाल नहीं पाएगा और उनके सींगों के फंसे होने के कारण भैंस को खींच नहीं पाएगा, तो उसने पैरों की तरफ से वहीं बैठकर भैंस को खा लिया जितना खाना था, और उसके बाद अपने उस शिकार को छोड़ दिया। अब जब हमने टाइगर के पग मार्क चेक किए तो मालूम चला ये मेल टाइगर है और एक बड़ा टाइगर है, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से हमें मालूम चला था कि जो मैन ईटर है वो एक टाइग्रेस है। अब जब गांव वालों से पूछा तो बोले हम मालूम नहीं कर पाते हैं पग मार्क देख के कि ये मेल के निशान हैं कि फीमेल के, इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि जो आदमखोर है वो मेल है या फीमेल। हाँ, एक बात जरूर है कि ये जो आदमखोर टाइगर है या टाइग्रेस है उसका एक दांत टूटा हुआ है, क्योंकि जितने भी शिकार उस टाइगर या टाइग्रेस ने किए थे उन सबको देखने में मालूम चला था कि एक दांत ने खाली हल्का सा स्किन को छीला था, घाव नहीं बना पाया था। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया था कि इस टाइगर का एक कैनाइन दांत टूटा हुआ है। शिकार से 20 गज की दूरी पर एक जामुन का पेड़ था। अब हमने उस शिकार को चट्टानों के बीच से खींच के साइड में किया। एक आदमी भेजा जिसने जामुन के पेड़ की कुछ टहनियां तोड़ी, क्योंकि वो टहनियां व्यू को ब्लॉक कर रही थी, क्योंकि इस पेड़ पर एक ही ब्रांच थी जिस पर बैठकर टाइगर का इंतजार करना संभव था, और टीले के ऊपर जो ये पेड़ था यहां पर बैठ के दूर दूर का जंगल दिखाई देता था। और जिस वक्त वो आदमी पेड़ की टहनियां तोड़ रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि उसे जंगल से टाइगर ने देख लिया था। सुबह के 11 बजे थे। आदमियों को लंच लेने के लिए भेज दिया। मैं और आइबर्टसन एक झाड़ी के पास धूप से बचने के लिए बैठ गए, बातें करते रहे और थोड़ा बहुत ऊँघते भी रहे। अब दोपहर के 2:30 बजे हम दोनों पिकनिक लंच कर रहे थे, तभी कुछ खलीज फीजेंट बोलने लगे। घबरा के बोल रहे थे, वहीं से बोल रहे थे जंगल की तरफ से जहां पर भैंस को मारा गया था। अब उन खलीज फीजेंट की आवाज सुन के गांव से आदमी आ गए। अब आइबर्टसन और उसका शेर दिल आदमी शम सिंह जंगल की तरफ चले गए ताकि टाइगर का ध्यान उनकी तरफ आ जाए। उसी दौरान मैं जामुन के पेड़ पर चढ़ गया, ठीक से सेटल होकर बैठ गया। ऐसा इसलिए किया गया था कि मुझे पेड़ पर चढ़ते हुए टाइगर देख ना पाए। अब जब मैं पेड़ पे चढ़ गया तो आइबर्टसन लौट गए चुका, आदमी रुक गए ठाक में। अब जैसे ही आइबर्टसन वहां से गए, उन फीजेंट्स ने और ज्यादा बोलना शुरू कर दिया, और थोड़े टाइम के बाद बार्किंग डियर यानी कि काकड़ ने भी बोलना शुरू कर दिया। अब इतना तो तय था कि टाइगर ने मूव करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बात की संभावना बहुत ही कम थी कि उजाला रहते वो मैदान को क्रॉस करेगा और अपने शिकार तक आएगा। अब काकड़ करीब 15-20 मिनट तक बोलता रहा और उसके बाद चुप हो गया, और उसके बाद अंधेरा होने तक जंगल शांत था। कुछ बर्ड्स की आवाज आ रही थी, लेकिन वो टाइगर के लिए नहीं थी। अब सूरज की लालिमा जो कि नेपाल की तरफ से आ रही थी, अब धीरे धीरे खत्म हो गई थी, और गांव से भी जो इंसानों की आवाजें आ रही थी वो भी बंद हो गई थी। अब अचानक से काकड़ ने फिर बोला। वो उस तरफ से बोला जिस तरफ शिकार था, यानी कि टाइगर वापस आ रहा था और उसी रास्ते को फॉलो कर रहा था
जिस रास्ते से वो गया था। अब जहां पर मैं बैठा था उसके सामने ही उस पेड़ की एक और शाखा थी जिस पर मुझे राइफल टिकाने का मौका मिल गया था। और राइफल इस पोजीशन में थी कि अगर टाइगर आएगा तो बस मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है, मुझे अपना सर राइफल की बट की तरफ नीचे करना था। अब मिनट पर मिनट बीतते गए, कोई हलचल हुई नहीं। थोड़ी देर बाद 200 गज की दूरी से काकड़ ने फिर आवाज की। अब क्योंकि काकड़ की आवाज दूर से आई थी तो पहले मुझे उम्मीद थी कि मुझे टाइगर को गोली मारने में 10 में से 1 चांस है। अब लग रहा था 1000 में से 1 चांस है। अब इतना तय हो चुका था कि टाइगर ने मेरे आदमी को देख लिया था जब वो उस पेड़ की शाखाएं तोड़ रहा था। तो सूरज डूबने से लेके काकड़ की इस आवाज तक टाइगर मुझे देख रहा था पेड़ पर बैठे हुए, और अब वो दूर जा रहा था। उसके बाद अक्सर काकड़ और सांबर बोलते रहे, बीच बीच में थोड़ा अंतराल था, लेकिन हर कॉल, हर आवाज जहां से आ रही थी वो दूरी बढ़ती जा रही थी। और आधी रात तक सारी आवाजें बंद हो गई थी और जंगल अपने नेचुरल तरीके से शांत हो गया था, जैसे कि वो रात में शांत हो जाता है। ये वो टाइम होता है जब जंगल की कलह शांत हो जाती है और जंगल भी शांत हो जाता है। अब वो लोग जिन्होंने जंगल में अपनी रातें गुजारी हैं वो जानते होंगे कि ये शांति का टाइम होता कब है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा महीना है, कौन सी ऋतु और वेदर कैसा है, चंद्रमा की स्थिति क्या है। और वो समय होता है रात के 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे के आसपास तक। रात के 12 बजे से 4 बजे तक जंगल के किलर सो चुके होते हैं और जो जानवर शिकार होने वाले होते हैं उन्हें भी मालूम है कि जो उनके लिए खतरा है वो अभी आराम कर रहा है, तो वो भी आराम करते हैं। शायद ये प्राकृतिक कारण है कि कार्निवोरस जानवर रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक आराम करते हैं, यानी कि सोते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद प्रकृति ने यह नियम इसलिए बनाया है कि जो लोग अपने जीवन को लेकर डरे रहते हैं, यानी कि हर्बीवोरस जानवर, शाकाहारी जानवर, वो आराम कर सकें। इसलिए प्रकृति ने कार्निवोरस को उस समय पर सोना सिखाया है। अब दिन बहुत ही जवान था जब मेरे शरीर के हर जोड़ में दर्द होना शुरू हो गया। अब मैं पेड़ से नीचे उतरा और आइवर्टसन ने एक थर्मस झाड़ी के अंदर छिपा दिया था, उसे बाहर निकाला और वो चाय पी जिसकी कि मुझे बहुत जरूरत थी। तब तक में मेरे 2 आदमी आ गए और हम उस शिकार को झाड़ियों से कवर कर रहे थे ताकि दिन के समय गिद्ध उसे ना खा पाए। टाइगर ने 3 बार कॉल की, करीब आधा मील की दूरी से। अब जब मैं ठाक गांव की तरफ जा रहा था तो एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी की दाढ़ी सफेद थी मुझे मिला और उसने रिक्वेस्ट की कि आज रात की असफलता से कहीं आप हताश मत हो जाना। उस बूढ़े आदमी ने बोला कि हम लोगों ने प्रार्थना की है और उसमें मालूम चला है कि अगर टाइगर आज नहीं मरा तो कल मर जाएगा या परसों या फिर उसके एक दिन बाद। गर्मा गर्म पानी से स्नान और गर्मा गर्म भोजन, उससे मैं नॉर्मल फील करने लगा। उसके बाद मैं फिर चढ़ गया ठाक गांव की चढ़ाई और वहां पहुंचने पर मुझे मालूम हुआ कि सांबर काफी देर तक बोला है गांव के ऊपर की पहाड़ी पर। अब जब मैं कैंप से चला था तो यह निश्चय करके चला था कि जिंदा भैंस को बांधूंगा और उसके नजदीक बैठूंगा, और यह इंश्योर करने के लिए कि जिम कॉर्बेट जहां बैठे कहीं टाइगर दूसरे शिकार को ना खा ले, तो उन्होंने उस शिकार के पास में बहुत सारे न्यूज़पेपर बिछा दिए जहां वो पिछली रात बैठे थे। अब जिस जंगल में गांव वाले बोल रहे थे कि सांबर बार बार बोल रहा था, वहां पर एक पशुओं के जाने का अच्छा खासा रास्ता था। अब एक पेड़ था जो उस रास्ते के बगल में था, उस पर एक रस्सी की बैठने की जगह बना दी जिम कॉर्बेट ने और उस पेड़ की जड़ के पास भैंस को बांध दिया। दोपहर के 3 बजे जिम कॉर्बेट उस पेड़ पर बैठ गए और उसके आधे घंटे के बाद
टाइगर की आवाज सुनाई दी वैली से, और उसके 1 घंटे के बाद वैली की तरफ से पहले काकड़ फिर टाइगर बोला। अब जो भैंस नीचे बांधी गई थी उसके पास बहुत सारा चारा डाल दिया गया था। पूरी रात वो चारे को खाती रही और उसके गले में बंधी हुई घंटी लगातार बजती रही, लेकिन उसकी घंटी ने टाइगर को अट्रैक्ट नहीं किया। सुबह जब मेरे आदमी आए तो उन्होंने बताया कि टाइगर की आवाज, सांभर की आवाज उस वैली से आती रही जहां एक बच्चे के कैप और खून से सने हुए कपड़े मिले थे। और उस रवीन के निचले हिस्से में गांव वालों की रिक्वेस्ट पर मैंने एक भैंस बांधी हुई थी। जब मैं चुका वापस पहुंचा तो मालूम चला कि आइबर्टसन भोर होने के पहले ही निकल चुके। एक खबर मिली थी कि एक दिन पहले लद्या वैली से 8 मील की दूरी पर एक बैल को टाइगर ने मार दिया। आइबर्टसन जाके रात भर बैठे, लेकिन टाइगर उन्हें दिखा नहीं। सुबह वो कैंप में वापस आ गए। अब जीन और मैं नाश्ता कर रहे थे जब मैंने लाइव बुफेलो वाले पेड़ पर अपनी रात गुजारी थी। उसके बाद तभी आदमी आए और बोले कि वो भैंस जहां पर गांव वालों ने सांबर और काकड़ की आवाज सुनी थी, रवीन के पास जहां बच्चे की टोपी और कपड़े मिले थे, वो भैंस गायब है। जब हम ये खबर सुन रहे थे तभी मैकडोनाल्ड, जो कि डीएफओ थे, वो आ गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने टाइगर के पगमार्क देखे हैं रवीन के निचले हिस्से पे, शायद जहां पर हम लोगों ने भैंस बांधी थी। और मैकडोनाल्ड ने बोला कि ये जो पगमार्क थे करीब करीब वही पगमार्क थे जो उन्होंने देखे थे ठाक गांव के पास जब वो मैन ईटर को मारने में लगे थे। ब्रेकफास्ट के बाद जीन और मैकडोनाल्ड नदी की तरफ चले गए मछली पकड़ने के लिए। शम सिंह के साथ मैं चल पड़ा उस भैंस की तरफ, उसे ढूंढने जिसे टाइगर ने मार दिया था। अब वहां पर थे केवल टाइगर के पगमार्क और भैंस की टूटी हुई रस्सी। इसके अलावा और कोई सबूत था नहीं जो बताए कि इस भैंस को टाइगर ने मारा है। लेकिन एक जगह पर मैंने देखा कि भैंस की सींग से जो जमीन पर रगड़ खाया था निशान बन गए थे, और उसके आगे ध्यान से देखा तो खून के निशान बने हुए थे। अब या तो टाइगर रास्ता भूल गया था और या फिर वो अपने निशान मिटाना चाहता था। मुश्किल रास्ते पर कई मील तक शिकार को ले जाने के बाद वो उसे उसी रवीन में वापस ले आया था, करीब 200 गज की दूरी पर जहां उसने उसे मारा था। इस जगह पर रवीन काफी सकरा हो जाता था, एक बॉटल नेक बनाता था करीब 10 फीट चौड़ा। शायद टाइगर शिकार के पास वहीं कहीं पर सो रहा था जो उसकी नैरो नेक थी उसके दूसरी तरफ। अब जब मैंने सोचा कि टाइगर के पास मुझे रात भर बैठना है तो फिर मैं मछली पकड़ने वालों के पास चला गया, यानी कि जीन और मैकडोनाल्ड। उनके साथ लंच शेयर किया। अब अपनी भूख शांत करने के बाद मैं शम सिंह और 3 दूसरे आदमी फिशिंग टीम से उधार लेके मैं वापस आया, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं वहां पर बैठ जाऊंगा तो शम सिंह का अकेले वापस आना सुरक्षित नहीं रहेगा। अब उन चारों आदमियों से काफी आगे चलते हुए मैं पहुंचा उस बॉटल नेक तक, और जैसे ही मैंने ऐसा किया टाइगर ने ग्राउलिंग स्टार्ट कर दी। अब यहां पर रवीन काफी गहरा था, कई सारे बोल्डर्स थे, और टाइगर जहां से बोल रहा था वो जगह थी एक झाड़ी, और मुझसे उस झाड़ी की दूरी थी 20 गज की। अब टाइगर की एक ऐसी आवाज जो कि ग्राउलिंग हो, यानी कि वो चेतावनी दे रहा हो, टाइगर आपको दिखाई ना दे रहा हो, आपके नजदीक ही हो, ये जंगल की सबसे खतरनाक आवाज होती है। और इस चेतावनी का मकसद होता है कि आपको ये बताना कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब उस छोटी सी जगह में जहां पे टाइगर कमांडिंग पोजीशन में था, ये मूर्खता होती कि मैं आगे बढ़ता। अब मैंने पीछे के आदमियों को इशारा किया कि वहीं रुक जाओ। फिर धीरे धीरे मैंने पीछे हटना शुरू किया। मैं अपना चेहरा सामने रखते हुए पीछे हट रहा था। यही सबसे सुरक्षित तरीका होता है
खतरनाक जानवरों से बचने के लिए। अब जैसे ही मैं उस बॉटल नेक से सुरक्षित बाहर आया, मैं वापस मुड़ा, आगे बढ़ा, एक सीटी बजा के आदमियों को रुकने का इशारा किया। अब मैं 100 गज की दूरी पर जाके उनके साथ वापस मिल गया। अब मुझे मालूम था कि टाइगर कहां पर है और मुझे यह विश्वास भी था कि मैं उससे निपट सकता हूं। अब मैंने उन आदमियों से कहा कि तुम लोग यहां से चले जाओ फिशिंग पार्टी के पास, लेकिन वो आदमी वापस जाने में डर रहे और ऐसा करना स्वाभाविक भी था। उन लोगों का कहना था कि जिस टाइगर की ग्राउल उन्होंने सुनी है वो मैन ईटर है और वो मेरी राइफल की सुरक्षा में ही रहना चाहते हैं। अब अगर मैं उन आदमियों को छोड़ने जाता 2 घंटे का समय बर्बाद हो जाता और यह साल का जंगल था। यहां पर ऐसा पेड़ कोई था नहीं जिस पर आसानी से चढ़ के मैं इनको बैठा देता। तो मैंने डिसाइड किया मैं इन लोगों को अपने साथ ही रखूंगा। अब उस रवीन का खड़ा बाएं हाथ के किनारे पे हम लोग चढ़े और चलते गए 200 गज तक। उसके बाद हम लोग बाएं मुड़े, फिर मैं करीब 200 कदम चला, फिर हम बाएं मुड़े। उसके बाद मैं फिर करीब 200 गज चला, फिर हम बाएं मुड़े। तो इस तरह से हम लोग रवीन पर वापस आ चुके थे और करीब 100 गज आगे थे टाइगर से। अब टेबल्स टर्न हो चुकी थी। अब एडवांटेज हमारी तरफ था। मुझे मालूम था कि टाइगर उस डायरेक्शन में रवीन में आगे नहीं जाएगा क्योंकि उसने वहां पर इंसान देख लिए थे। वो ऊपर भी नहीं जाएगा, अगर वो जाता तो उसके इंतजार में हम लोग खड़े थे। जहां पर हम खड़े थे वो किनारा 30 गज की ऊंचाई पर था। अच्छी खासी झाड़ियां थीं, तो अगर टाइगर वहां से निकलना चाहता था तो उल्टी तरफ की पहाड़ियों पर उसे जाना होता। 10 मिनट तक हम लोग वहां पर बैठे रहे, हर जगह को अच्छी तरह से स्कैन करते रहे। कुछ कदम हम लोग पीछे हटे, फिर 30 गज हम गए बाई दिशा की तरफ, फिर किनारे पर बैठ गए। तो मेरे साथ जो आदमी था उसने फुसफुसा के कहा शेर, और इशारा किया रवीन की तरफ। लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया, तो मैंने उससे पूछा तुम्हें टाइगर कितना दिख रहा है? उसने बताया कि उसे कान हिलते हुए दिखे हैं और वो सूखी पत्तियों की तरफ दिखे हैं। अब टाइगर के कान साफ और स्पष्ट दिखाई देते नहीं हैं जहां पर सूखी पत्तियां पड़ी हो। अब वो आदमी जैसे सांस ले रहा था, मुझे मालूम चल रहा था कि उसकी एक्साइटमेंट जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है। अब हमारे साथ के आदमी ने थोड़ा उठ के देखने की कोशिश की और टाइगर जो रवीन में लेटा हुआ था खड़ा हो गया और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। और जैसे ही मुझे उसका सर दिखाई दिया एक झाड़ी के पीछे से, मैंने गोली चला दी। बाद में मैंने देखा कि मेरी गोली उसके गले के बगल से निकली, एक चट्टान पर टकराई और छिटक के वापस आ गई। इससे टाइगर हवा में उछला और पेड़ की लताओं पर गिरा, कुछ फंस सा गया। उससे बाहर निकलने के लिए टाइगर को मशक्कत करनी पड़ी। जब टाइगर को हमने स्ट्रगल करते देखा तो हमें लगा हमारा काम हो गया, बढ़िया हो गया। लेकिन जैसे ही वो फ्री हो गया, छलांगे मारता हुआ उछल कर चला गया, तो शम सिंह ने कहा कि साहब ये घायल नहीं हुआ। अब आदमियों को पीछे छोड़ के मैं रवीन में पहुंचा जगह को देखने के लिए। तो मैंने देखा कि लंबे लंबे बाल और गोली आपस में लिपटे हुए, चट्टान के टुकड़े भी पड़े थे, बिखरी हुई लताएं भी पड़ी थीं, लेकिन वहां पर नहीं पड़ा था तो वो था खून। लेकिन जब किसी जानवर को गोली मारी जाती है तो उसी वक्त उसका खून निकल आए, ये जरूरी नहीं होता। अब जो मैंने गोली मारी, हो सकता है उसमें थोड़ी कमी हो, तो मैंने सोचा उस किल को ढूंढ लेते हैं, उस शिकार को ढूंढ लेते हैं जिसके पास बैठा था टाइगर। अब तो मुझे यह कल ही मालूम चलेगा कि यह टाइगर घायल हुआ है कि नहीं हुआ है। शिकार को ढूंढने में हमें थोड़ी मुश्किल हुई और वो मिला पानी के अंदर 4 फीट नीचे। टाइगर ने पानी के नीचे कीड़ों और मक्खियों से बचाने के लिए रखा था। अब वो 3 आदमी जो कि मैं फिशिंग पार्टी से मांग के लाया था, मैंने उन्हें वापस भेज दिया। मैं और शम सिंह 1 घंटे तक वहां बैठे रहे, जंगल की आवाजें सुनते रहे, और जब कुछ मतलब की आवाज
सुनाई दी नहीं तो हम कैंप वापस लौट गए। अब अगले दिन सुबह जल्दी से नाश्ता करके मैं और मैकडोनाल्ड वापस रवीन पर आए तो हमने पाया टाइगर ने शिकार को वहां से हटा लिया है। थोड़ी दूरी तक खींच के ले गया। शिकार को उसने पूरा खा लिया। बचे थे तो सिर, खुर, कुछ हड्डियां। और जहां पर बैठ के टाइगर ने उस शिकार को खाया था वहां पर कोई खून नहीं पड़ा था। इसका मतलब टाइगर घायल नहीं था, डर भी नहीं रहा था, और सबसे बड़ी बात, टाइगर अभी जिंदा है। अब जब हम कैंप पर वापस पहुंचे तो हमें बताया गया कि लद्या वैली की तरफ एक गाय को टाइगर ने मार दिया है, और जिस आदमी ने उस गाय को देखा था उसने उसे झाड़ियों से कवर कर दिया है। आइबर्टसन अभी भी वहां से लौटे नहीं थे जहां वो गए थे लद्या वैली की तरफ, तो मैं और मैक उस गाय की तरफ चल पड़े। आधे दिन तक तो ये गाय झाड़ियों के नीचे पड़ी रही। उसके बाद टाइगर आया, उसने अपने शिकार को देख लिया, झाड़ियों को हटाया, खींच के ले गया, और सबसे बड़ी बात, घसीटने के निशान भी नहीं छोड़े। यहां पर साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, उनके नीचे कुछ झाड़ियां नहीं थी। हमें 1 घंटा लग गया टाइगर के शिकार को ढूंढने के लिए, जो कि उसने पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाया था। अब मैकडोनाल्ड ने यहां पर एक पेड़ पर मेरे लिए एक मचान बना दिया। मैंने उसकी पानी की पूरी बोतल खाली कर दी क्योंकि गर्मी अच्छी खासी थी। और जब मैं पेड़ पर चढ़ गया, मैकडोनाल्ड ने देख लिया कि मैं सुरक्षित हूं, तो मैकडोनाल्ड कैंप वापस चला गया। अब 1 घंटे के बाद रवीन के दूसरी तरफ की पहाड़ी से एक पत्थर लुढ़का और मेरा ध्यान उस तरफ गया। तभी मेरी निगाह में एक टाइग्रेस आई और उसके पीछे पीछे चल रहे थे उसके 2 बच्चे। शायद ये पहला मौका था जब टाइग्रेस शिकार के पास अपने बच्चे लेके आ रही थी, और ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि माँ अपने बच्चों का कितना ध्यान रखती है, कितनी चिंता करती है जब वो उन्हें शिकार के पास लाती है, खुले में लाती। जो बच्चों का बिहेवियर था वो और ज्यादा मजेदार था। एक के बाद एक वो पीछे चल रहे थे, एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। हर उस ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट को वो उसी तरीके से पार कर रहे थे जैसे उनकी मां ने पार किया था, भले ही वो रुकावट कितनी छोटी ही क्यों ना हो। और जब उनकी मां कुछ सुनने के लिए रुक जाती थी तो वो भी स्थिर हो जाते थे, और वो टाइग्रेस कुछ कदम चलने के बाद बार बार रुकती थी, बार बार सुनने की कोशिश करती थी। अब जमीन पर बहुत सारी पत्तियां बिछी थी साल के पेड़ की, और यह असंभव था कि बिना आवाज किए कोई उन पर चल सके। लेकिन एक एक कदम जो टाइग्रेस उठा रही थी पूरी तरह से चौकस रह के उठा रही थी। अब जब टाइग्रेस ने रवीन को क्रॉस किया, उसके साथ साथ कब्स भी नजदीक ही चल रहे थे। अब वो मेरी तरफ आए, मेरे पेड़ के नीचे से नीचे निकले, और टाइग्रेस थोड़ी दूर पर लेट गई। अब टाइग्रेस उस शिकार की तरफ देख रही थी। टाइग्रेस और शिकार की दूरी थी करीब करीब 30 गज। अब जब वो लेट गई थी तो उसका इशारा था अपने बच्चों के लिए कि जिस तरफ मेरी नाक है उस तरफ जाओ, तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा। और वो इशारा वो बच्चे समझ गए। अब वो इशारा टाइग्रेस ने कैसे किया कि इस तरफ जाओगे तो खाना मिलेगा, ये मेरी समझ में तो नहीं आया, लेकिन इतना तय था कि इशारा किया था और बच्चे समझ गए थे। बच्चे उतनी ही सावधानी बरत रहे थे जितनी सावधानी वो अपनी मां के पीछे चलते वक्त कर रहे थे। मैंने हमेशा से बोला है कि टाइगर की सूंघने की क्षमता ना के बराबर होती है, और वो बच्चे इस बात को साबित कर रहे थे। अब वो गाय मरी है ये खबर हमें आज मिली थी, लेकिन वो गाय 1 दिन पहले मारी जा चुकी थी, और उस पत्तियों के ढेर के नीचे उस गाय को छिपाने के पहले टाइग्रेस ने अच्छा खासा हिस्सा उसमें से खा लिया था। मौसम अच्छा खासा गर्म था, और उसमें से जो दुर्गंध आ रही थी उस दुर्गंध की वजह से ही मैकडोनाल्ड और मैंने उस शिकार को ढूंढा था। और यहां पर 2 भूखे टाइगर के कब्स कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, लेकिन उस गाय को
ढूंढ नहीं पा रहे थे। वो जो मक्खियां भिन भिना रही थीं, उनकी वजह से उन बच्चों को अंदाजा लग पाया कि वो शिकार कहां पर है। अब उन बच्चों ने शिकार को बाहर खींचा और दोनों उसे खाने बैठ गए। जब बच्चे शिकार को ढूंढ रहे थे, तब एक बार मां ने अपने बच्चों से कुछ बातचीत की थी, और जब बच्चों ने शिकार ढूंढ लिया, वो उसे खाने बैठ गए, तो मां भी आराम से अपने पैर हवा में करके सो गई। अब जब बच्चों को मैं शिकार खाते हुए देख रहा था, तो मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। अब त्रिशूल पर्वत के नीचे एक चट्टान के ऊपर मैं लेटा हुआ था और अपने ग्लासेस से थार को ढूंढ रहा था। थार वो जानवर होता है जो हिमालयन एनिमल में सबसे ज्यादा श्योर फुटेड होता है, यानी कि उसे पता होता है कि अपने पैर रखने कहां हैं। अब दूरी पर एक थार और उसके बच्चे सो रहे थे। अब थार अपने पैरों पर खड़ा हुआ, बच्चे भी खड़े हुए, देखा, फिर खाने लगे। थोड़ी देर तक तो मां थार रुकी, फिर कूद गई करीब 15 फीट नीचे। जैसे ही मां नजरों से ओझल हुई, बच्चे यहां वहां भागने लगे। कभी आगे भागते थे, कभी पीछे भागते थे, ढूंढ रहे थे अपनी मां को। लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नीचे कूद जाए, क्योंकि अगर वो उस चट्टान पर नहीं रुकते तो 1000 फीट नीचे गहरी खाई थी। और मैंने अंदाजा लिया कि मां अपने बच्चों से बात कर रही है, और यह अंदाजा मैंने लिया था उस मां थार के सर को देख के। अब बच्चे की हरकत से लग रहा था कि वो कुछ बेवकूफी वाली हरकत करेगा। मां फौरन खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए अपने बच्चे के पास पहुंच गई, और उसके बाद वो लेट गई ताकि उसका बच्चा फीडिंग ना कर पाए। उसके बाद वो खड़ी हुई ताकि बच्चा थोड़ी देर के लिए दूध पी ले। फिर सावधानी पूर्वक नीचे देखा, फिर नीचे कूद गई। बच्चा फिर आगे दौड़ता रहा, पीछे दौड़ता रहा। ये प्रोसीजर 7 बार चलता रहा। 7वीं बार वो बच्चा हिम्मत करके नीचे कूदा, सही जगह पर लैंड किया, और उसके बाद उसकी मां ने उसे दूध पीने दिया। यह उसके लिए एक सबक था कि जहां उसकी मां जा रही है, वो उसके लिए सुरक्षित जगह है। तो जंगल की माताएं अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से पालती हैं, जब तक कि बच्चे बड़े ना हो जाए। जब मैं फोटोग्राफी कर रहा था, तब मैंने ऐसे कई किस्से देखे, जब मैंने देखा जंगल की माताएं अपने बच्चों को कैसे बड़ा करती हैं। अब जब टाइग्रेस के कब्स ने भोजन कर लिया, तो वो अपनी मां के पास पहुंच गए, और मां अपनी जीभ से उन्हें साफ करने बैठ गई। कभी उनको उल्टा करती थी, कभी पुल्टा करती थी, और वो खून साफ कर रही थी जो शिकार को खाते वक्त उनकी बॉडी पर लग गया था। अब बच्चों का खाना भी हो गया था, वो साफ भी हो गए थे। अब मां वापस चल पड़ी, पीछे पीछे थे बच्चे। अब वो लद्या की तरफ जा रही थी, जहां से वो नदी क्रॉस कर सकती थी, क्योंकि शिकार में कुछ बचा नहीं था, और उसके बच्चों के छिपने के लिए यहां पर कोई ठिकाना नहीं था। अब आज मैंने इतने इंटरेस्ट के साथ इस मां और बच्चों को देखा था, क्या पता कल को ये मां गोली से घायल हो जाए और उसके बाद बन जाए मैन ईटर। अब जो ठाक के पास शिकार पड़ा था, जहां मैं पहली रात बैठा था, उसके ऊपर से कवर हटा दिया गया ताकि उसे भोजन बना सके गिद्ध। अब एक नई भैंस बांध दी गई गांव के पश्चिम दिशा की तरफ। जहां पर पुराना शिकार था, उससे यह जगह थी 200 गज की दूरी पर। 4 सुबह बीत गई, ठाक गांव के मुखिया ने हमें खबर भेजी कि उस भैंस को टाइगर ने मार दिया है और अपने साथ घसीट ले गया है। अब हमारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। दिन बहुत ज्यादा गर्म था, उसके बावजूद मैं और आइबर्टसन खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए उस जगह पर पहुंच गए। टाइगर ने ना सिर्फ भैंस को मारा था, उसकी रस्सी तोड़ी थी, उसे उठा के ले गया था वैली की तरफ। हम अपने साथ 2 आदमी लाए थे जो कि हमारा लंच कैरी कर रहे थे। हमने उनसे कहा, हमारे साथ, हमारे पीछे, नजदीक चुपचाप चलना, और हम चल पड़े जो ड्रैग मार्क्स थे उनके पीछे पीछे। थोड़ी देर में समझ में आ गया था कि टाइगर जा रहा है किसी
निश्चित जगह पर। 2 मील तक तो वो घनी झाड़ियों के बीच चलता रहा। कभी वो चट्टानों के बीच से गुजरता रहा और बाद में पहुंच गया एक ऐसे खोखले पेड़ के पास में जो कि छाते की तरह नजर आता था। अब उस भैंस को पिछली रात मार दिया था, लेकिन उसके बावजूद टाइगर ने उसे खाया नहीं था। ऐसा क्यों किया था, यह समझ नहीं आ रहा था। हालांकि इस जगह तक इस शिकार को लाने में टाइगर को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। और अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक चला तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि टाइगर अपने शिकार पर वापस नहीं लौटेगा। और जो भैंस के गले पर उसके दांतों के निशान थे, उससे हमें मालूम चल चुका था कि यह मैन ईटर है, कोई साधारण टाइगर नहीं है। अब हम जब खड़ी चढ़ाई चढ़ के आए थे, उसके बाद ये ड्रैग मार्क्स का हमने पीछा किया था। हम बहुत थक गए थे और पसीने से डूबे हुए थे। हम एक जगह पर बैठ के आराम कर रहे थे और पी रहे थे बहुत सारी चाय। मेरी आंखें ढूंढ रही थीं एक सूटेबल पेड़ जिसमें मैं रात को बैठ सकूं और इंतजार करूं टाइगर का। अब जो हॉलो जिसमें हम बैठे थे, उसके किनारे पर एक फाइकस का पेड़ था जो कि 45 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ था। इस पेड़ ने अपनी जिंदगी शुरू की थी किसी दूसरे पेड़ के ऊपर और इसने अपनी जड़ें सलाखों की तरह से घुसेड़ दी थी उस पेड़ पर। अब वो जड़ें मेरे बैठने के लिए एक परफेक्ट सीट बना रही थी। अब हमने लंच कर लिया, सिगरेट पी ली। उसके बाद आइबर्टसन ने उन दोनों आदमियों को लिया, करीब 60 गज की दूरी पर जाकर एक पेड़ पर चढ़ा दिया और ये कहा, पेड़ की डालें हिलाओ, ये दिखाने के लिए जैसे कि वो मचान बना रहे, ताकि अगर टाइगर आसपास कहीं लेटा हो तो उसे मालूम चले कि जो कुछ भी हो रहा है इस पेड़ पर हो रहा है। और उस दौरान मैं चुपचाप उस फाइकस के पेड़ पर चढ़ गया। अब जहां पर मैं बैठा था वहां पर पत्तियों का गद्दा भी था और मुझे लगा कि अगर मैंने इन पत्तियों को हटाया तो इसकी आवाज से टाइगर अलर्ट हो जाएगा। मैं उन पत्तियों पर बैठ गया इस उम्मीद के साथ कि उसमें कोई सांप नहीं होगा, कोई बिच्छू भी नहीं होगा। मैंने अपने पैर जमाए थे उन जड़ों पर ताकि मैं गिरूं ना। अब जब मैं उस पेड़ पर कंफर्टेबल हो गया तो मैंने आइबर्टसन को इशारा किया। आइबर्टसन ने उन दोनों आदमियों से कहा, पेड़ से नीचे उतर जाओ, और जोर जोर से बातें करते हुए वो लोग वहां से चले गए। अब जिस पेड़ पर मैं बैठा था, मैं पहले ही बता चुका हूं कि 45 डिग्री पर वो झुका हुआ था और जहां पर मैं बैठा था उसके 10 फीट नीचे एक ग्राउंड था जो कि करीब 10 फीट लंबा था, 20 फीट चौड़ा। और उस ग्राउंड के बाद नीचे ढाल थी और उसमें थी घनी झाड़ियां और घास। और उसके नीचे से मुझे एक स्ट्रीम के बहने की आवाज आ रही थी। एक आइडियल प्लेस टाइगर के आराम करने का। अभी आइबर्टसन और उसके आदमियों को गए हुए 15 मिनट बीते थे कि एक लाल मुंह वाला बंदर अलार्म कॉल करने लगा। वो सूचना दे रहा था जंगल फोक्स को, सावधान हो जाओ। और जब से हम लोग यहां पर आए थे तब से ये बंदर बोला नहीं था। इसका मतलब टाइगर यहां से कहीं गया नहीं था, आसपास ही था और अब वो तहकीकात करने आ रहा है कि आखिर यहां चल क्या रहा था। क्योंकि टाइगर्स की आदत होती है अपने इलाके में, अपने नजदीक अगर वो कोई आवाज सुनते हैं तो फिर उसकी जांच करने आते हैं। अब बंदरों के देखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। हालांकि वो बंदर काफी दूर था, लेकिन इतना तो तय था कि उसने टाइगर को देख लिया था। अब मेरा फेस पहाड़ी की तरफ था और जो शिकार था मेरे बाएं तरफ था। बंदर ने करीब 8 बार बोला था, तभी मुझे एक सूखी टहनी के टूटने की आवाज आई अपने पीछे की तरफ से। अब मैंने उन सलाखों जैसी जड़ों के बीच से मुड़ के देखा तो टाइगर खड़ा हुआ था और मेरे ही पेड़ की तरफ देख रहा था। टाइगर पेड़ से करीब 40 गज की दूरी पर था। अब काफी देर तक वो कभी मेरे पेड़ की तरफ देख रहा था और कभी देख रहा था उस पेड़ की तरफ जिस पर आदमी चढ़े थे और टहनियां हिला रहे थे। फिर टाइगर ने यह डिसाइड किया कि वो मेरी तरफ आगे बढ़ेगा। अब टाइगर जिस खड़ी चढ़ाई को चढ़ रहा था
एक इंसान बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए उस पर चढ़ नहीं सकता था, और जब चढ़ता तो आवाज भी करता। लेकिन टाइगर जब अपने पैर रख रहा था तो उनसे आवाज नहीं हो रही थी। अब जैसे जैसे टाइगर नजदीक आ रहा था और ज्यादा सावधान हो रहा था, और पास में आके उसने अपना पेट टिका दिया जमीन पर। अब जब टाइगर उस नीचे वाले मैदान पर आने वाला था, एक बार उसने उस पेड़ की तरफ देखा जिस पर आदमी चढ़ के डाल हिला रहे थे, और देखा कि अब उस पर कोई बैठा नहीं है। जब वो संतुष्ट हो गया तो एक छलांग में उस छोटे मैदान पर आ गया जो मेरे पेड़ के नीचे था। अब टाइगर मेरी नजरों में एक बार आया था, और मुझे लगा था कि वो दोबारा मेरी नजरों पे आएगा जब वो शिकार की तरफ जाएगा। लेकिन तभी मुझे सूखी पत्तियों की आवाज आई। देखा, टाइगर मेरे पेड़ के नीचे ही आराम से लेट गया। फिर मैं बिल्कुल स्थिर बैठा रहा, किसी तरह की आवाज नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे टाइगर की कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने देखा अपनी दाईं तरफ। अब बड़ी मुश्किल से जितनी गर्दन घूम सकती थी मैंने घुमाई, और उन जड़ों के बीच से मैंने देखा, मुझे दिखाई दिया टाइगर का हेड। अब जब मैंने अपनी आंख को जड़ से सटा के देखा तो मुझे टाइगर की नाक नजर आई। वो आराम से आंख बंद करके सो रहा था। एक दो बार टाइगर ने अपनी आंखें खोली मक्खियों को भगाने के लिए, फिर आंखें बंद कर ली, फिर सोने लगा। अब अपनी पोजीशन को मैंने सीधा करते हुए अपने सिर को बाईं दिशा की तरफ घुमाया। अब बाईं तरफ जड़ नहीं थी, जितना मैं अपनी गर्दन आगे कर सकता था कि देखा तो मुझे टाइगर की पूंछ और पिछले पैर दिख रहे थे। अब यहां पर आप परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। जिस पेड़ के तने पर मैंने अपनी पीठ टिकाई थी वो 3 फीट चौड़ा था। 3 फीट होने की वजह से टाइगर मुझे देख नहीं सकता था। अब अगर इस टाइगर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा तो यह शिकार पर उसे खाने जाएगा, ये बात निश्चित थी। लेकिन सवाल यह उठता था कि वो कब जाएगा। दिन बहुत गर्म था, लेकिन टाइगर जहां पर लेटा था वहां पर छांव थी, और वहां पर ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। अब ऐसी परिस्थितियों में टाइगर घंटों तक सो सकता था, जब तक कि अंधेरा ना हो जाए, और उस वक्त उसे गोली मारना संभव नहीं होगा। तो टाइगर को उसके आराम के हिसाब से सोने दिया जाए, ऐसा तो मुनासिब नहीं था। समय बीतता जा रहा था, और शायद ये मेरा आखिरी मौका था इस टाइगर को गोली मारने का। और अगर मैं चूक गया, मौका नहीं मिला, तो पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाएगी। तो इंतजार करना सही निर्णय नहीं था। तो अब इकलौता उपाय जो बचा था वो ये था कि टाइगर जहां पर लेटा है उससे वहीं निपट लिया जाए। अब मेरी दाहिनी तरफ जो जड़ें थीं उनके बीच में इतनी जगह थी कि मैं अपने बंदूक की बैरल उससे बाहर निकाल सकूं। लेकिन बंदूक की मजल बाहर तो निकल जाती, उसको इतना नीचे झुकाता कैसे कि वो टाइगर के सिर पर निशाना लगाए। अब खड़े होकर उन जड़ों के ऊपर से बंदूक को निकालकर गोली मारूं, यह उपाय सही था। लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो आवाज तो जरूर होती, क्योंकि मैं बैठा था सूखी पत्तियों पर। अगर मैं खड़ा भी होता तो आवाज होती, और मेरे 10 फीट नीचे एक ऐसा जानवर था जिसके सुनने की क्षमता जंगल में सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए सिर की तरफ से टाइगर को गोली मारना संभव नहीं था। अब दूसरा उपाय था कि उसके पिछले पैरों पर पूंछ की तरफ से गोली मारी जाए। अब जब मेरे दोनों हाथ राइफल पर थे, मैंने अपनी गर्दन जितनी निकाल सकता था उतनी बाईं तरफ निकाली। अब मुझे टाइगर की पूरी पूंछ दिख रही थी और एक पिछला पैर दिख रहा था। अब मैंने सोचा कि अगर अपना दाहिना हाथ मैं राइफल से हटा दूं और उससे जड़ को पकड़ लूं, तो मैं इतना अपनी राइफल को झुका सकता हूं, खुद भी झुक सकता हूं कि मुझे आधा शरीर दिख जाएगा टाइगर का। अब अगर मैं अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाया उस जड़ को छोड़ने के बाद, तो मैं टाइगर को डिसेबल कर सकता हूं। लेकिन एक जानवर को डिसेबल बनाना जिसने कि समय के अनुसार अपनी डाइट चेंज कर ली हो, यानी कभी जानवर कभी इंसानों को मार रहा हो, यह आइडिया अच्छा नहीं था।
अब भावनाओं पर काबू रखना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं एक आदमखोर बाघ से डील कर रहा था, जिसे मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था और जिसने ले ली थी बहुत सारे इंसानों की जान। तो उसको मारने के पहले उसकी पीठ को तोड़ देना बुरा उपाय तो था, लेकिन उपाय यही था। मैं इस टाइगर को मारने का चांस छोड़ नहीं सकता था। अब यह निर्णय जितना जल्दी लिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि टाइगर 2 मील दूर तक इस शिकार को लेके आया है, अपनी गंध छोड़ता हुआ आया है, और सूंघने की तीव्र क्षमता रखने वाला भालू कभी भी इसे ढूंढ लेगा और पूरा खेल खराब कर देगा। अब अपनी पोजीशन को स्थिर रखते हुए उस जड़ को मैंने छोड़ दिया। दोनों हाथ अब मेरे थे राइफल पर। अब मैंने दबा दिया ट्रिगर एक ऐसे शॉट का जिस शॉट को दोबारा मैं कभी मारना नहीं चाहूंगा। अब जब मैंने 450500 हैवी राइफल का ट्रिगर दबाया, उसका बट स्वर्ग की तरफ देख रहा था। अब जो बंदूक का झटका लगा उससे मुझे चोट तो लगी, लेकिन ना तो मेरी उंगली टूटी, ना ही टूटी मेरी कलाई। मुझे लगा था कि कुछ तो टूट सकता है, लेकिन टूटा टाइगर का। वो उछला और अपने पीछे की तरफ पहाड़ी से नीचे सरकने लगा। मैं अपनी सीट से जल्दी से घूमा और दूसरा शॉट उसकी छाती पर मार दिया। मुझे बड़ा अफसोस होता अगर उसकी पीठ तोड़ने के बाद मैं उसे मार नहीं पाता, लेकिन वो टाइगर बड़े दिल वाला था। उसने अपना मुंह भी नहीं खोला। बिना किसी आवाज के किए वो मर गया। अब जब आइवर्सन मुझे छोड़ के गया था तो उसका इरादा था कि वो जामुन के पेड़ पर बैठेगा, उस भैंस पर जिसे टाइगर ने 4 दिन पहले मारा था और जिसे गिद्धों ने भी नहीं खाया था। कारण पता नहीं क्यों नहीं खाया था। आइवर्सन को लगा था कि अगर टाइगर ने किसी भी सूरत में मुझे पेड़ पर चढ़ते देख लिया होगा तो वो इस शिकार को भी छोड़ देगा, और क्या पता वो पुराने शिकार पर आ जाए। अब जब मेरी 2 गोलियों की आवाज आई तो आइवर्सन तेजी के साथ मेरी तरफ आया, इस उम्मीद के साथ कि क्या पता मुझे उसकी मदद की जरूरत हो, और मैं उसे इस फाइकस के पेड़ से आधा मील की दूरी पर मिल गया। हम दोनों वापस साथ में आए टाइगर को एग्जामिन करने के लिए। वो एक बड़ा मेल था, अपनी जवानी के दिनों में था, परफेक्ट कंडीशन में था। हम उसे नापते, अगर हमारे पास कुछ नापने के लिए होता। वो 9 फीट 6 इंचेस के आसपास था, इन बिटवीन पेग्स। और अगर ओवर द कर्व्स नापा जाता तो वो होता 9 फीट 10 इंचेस का। उसके निचले जबड़े का दायां कैनाइन दांत टूटा हुआ था। बाद में मैंने पाया कि बहुत सारे छर्रे उसके शरीर में लगे हुए थे, जो समय समय पर शिकारियों ने मारे होंगे। टाइगर बहुत भारी था, हम 4 आदमी उसे उठा नहीं सकते थे और इतनी दूर तक, कैंप तक लेके भी नहीं जा सकते थे। तो हमने टाइगर को वहीं छोड़ दिया जहां वो था। उसके ऊपर हमने रख दी झाड़ियां, पत्ते, उनके ऊपर रख दिए पत्थर, ताकि भालू अपनी कारगुजारी ना दिखा पाए। अब चारों तरफ खबर फैल गई कि चुका मैन ईटर मर चुका है, और जब अगले दिन सुबह उसकी मैं खाल उतार रहा था तो वहां पर जमा थे करीब 100 आदमी और बच्चे, और उन बच्चों में एक बच्चा भाई था इस मैन ईटर के आखिरी शिकार का। तो दोस्तों, इस तरह से समाप्त हुई हमारी ये कहानी। हमारी अगली कहानी तल्ला देश मैन ईटर में हम फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।